नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 3 फरवरी 2026 है और हम यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तैयार किए गए करंट अफेयर्स के विश्लेषण के पहले भाग पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे सामने हाल ही में आया केंद्रीय बजट है और उससे जुड़ी कई घोषणाएं हैं। अक्सर बजट को सिर्फ आंकड़ों का खेल समझा जाता है, पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये आंकड़े भारत की प्राथमिकताओं की एक कहानी कहते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये नीतियां क्या सिर्फ आर्थिक विकास पर केंद्रित हैं या इनमें सामाजिक कल्याण और भविष्य की तकनीक के लिए भी कोई रोड मैप है। एक बात और, हमारे कई श्रोता जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ विषय शायद रिवीजन जैसे हो सकते हैं। और ये अच्छा भी है। हाँ, क्योंकि ये अवधारणाओं को और मजबूत करने का एक शानदार मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी है। सरकार ने कैंसर और कुछ दुर्लभ बीमारियों से जुड़ी 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी यानी बीसीडी पूरी तरह से हटा दी है। जी। ये सुनने में तो एक राहत भरा कदम लगता है, लेकिन इससे पहले कि हम इसके असर पर बात करें, क्या आप समझा सकते हैं कि ये बेसिक कस्टम्स ड्यूटी आखिर है क्या? बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी यानी बीसीडी भारत में बाहर से आने वाले मतलब आयातित सामान पर लगने वाला एक टैक्स है। अच्छा। इसे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत लगाया जाता है। और इसके मकसद क्या है? सिर्फ राजस्व? नहीं, इसके कई मकसद हैं। एक तो जाहिर है सरकार के लिए राजस्व कमाना, दूसरा कुछ चीजों के आयात को नियंत्रित करना, और शायद सबसे जरूरी अपने देश के उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना। अच्छा, तो ये एक तरह की प्रोटेक्शन की दीवार है घरेलू उद्योगों के लिए? हाँ, आप कह सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, घरेलू उद्योगों को बचाने की बात तो ठीक है, पर इन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने से पहले क्या ये ड्यूटी आम आदमी पर बोझ नहीं डाल रही थी? इससे तो जरूरी दवाइयां महंगी हो रही थी। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही तो नीति निर्माण का दुविधापूर्ण पहलू है। मतलब? देखिए, एक तरफ सरकार चाहती है कि भारत में दवाइयां बने, आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल, जिससे यहाँ रोजगार बढ़े, हम आत्मनिर्भर बने। इसके लिए वो आयातित दवाओं पर टैक्स लगाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की आती है तो मरीज की जान बचाना पहली प्राथमिकता हो जाती है। सही बात है। तब सरकार इस ड्यूटी को हटा देती है ताकि दवाएं सस्ती हों और आसानी से उपलब्ध हो सके। ये विकास और कल्याण के बीच संतुलन बनाने का एक क्लासिक उदाहरण है। ये संतुलन वाली बात काफी दिलचस्प है। तो क्या बीसीडी अकेले ऐसा टैक्स है या इसके जैसे और भी कई सीमा शुल्क हैं? नहीं, और भी हैं। मैंने काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे कई नाम सुने हैं और अक्सर उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, नाम बहुत सारे हैं और सबको याद रखना जरूरी भी नहीं है। यूपीएससी के नजरिए से उनका मकसद समझना ज्यादा जरूरी है। तो उन्हें कैसे समझे? मोटे तौर पर बीसीटी के अलावा दो तरह की ड्यूटीज और हैं। एक, जो हमारे घरेलू उद्योगों को अनफेयर कंपटीशन मतलब अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाती है, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी। बिल्कुल। ये तब लगती है जब कोई देश अपने यहाँ के बाजार भाव से भी कम कीमत पर भारत में सामान भेजने लगता है। अच्छा, ताकि हमारे उद्योग ठप हो जाए? जी। और दूसरी तरह की ड्यूटी सरकार के खास मकसदों के लिए होती है, जैसे एजुकेशन सेस। ये सीमा शुल्क के ऊपर लगने वाला एक छोटा सा टैक्स है और इसका पैसा शिक्षा पर खर्च होता है। तो बस मकसद समझना काफी है। ठीक है, ये वर्गीकरण काफी मददगार है। अब टैक्स से ही जुड़ी एक और खबर पर आते हैं जो स्टॉक मार्केट से है। वायदा और विकल्प यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT को 150% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। सबसे पहले तो ये STT क्या भला है? STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भारत के स्टॉक एक्सचेंजों पर होने वाली हर खरीद बिक्री पर लगने वाला एक सीधा कर है। इसे 2004 में लाया गया था। तो क्या ये एक तरह का इनकम टैक्स है जो मुनाफे पे लगता है? नहीं, और यही इसमें सबसे खास बात है। अच्छा। STT आपके मुनाफे पर नहीं, बल्कि आपके सौदे की कुल कीमत पर लगता है। मतलब चाहे फायदा हो या नुकसान? बिल्कुल, चाहे आपको सौदे में फायदा हो या नुकसान, सरकार को STT मिलता ही है। ब्रोकर इसे सौदे के वक्त ही काट लेता है, ठीक वैसे ही जैसे TDS कटता है। अच्छा, मतलब सौदा हुआ तो टैक्स पक्का। जी। आपने वायदा और विकल्प यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस का जिक्र किया। जो उम्मीदवार कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए यह हमेशा एक मुश्किल विषय रहा है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर, इसे एक सब्जी मंडी के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है।
मान लीजिए आप एक आलू के व्यापारी हैं और आपको डर है कि अगले महीने आलू महंगे हो जाएंगे। आप एक किसान से सौदा करते हैं कि आप अगले महीने की 25 तारीख को उससे 100 किलो आलू 20 रुपए प्रति किलो के भाव पर खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे तब बाजार में भाव कुछ भी हो। ओके। ये हो गया फ्यूचर्स। सौदा पक्का है, दोनों पक्षों पर दायित्व है। ठीक है, ये समझ आया। अब ऑप्शंस। अब दूसरा सौदा देखिए। आप उसी किसान के पास जाते हैं और उसे 200 रुपए देकर कहते हैं कि मुझे अगले महीने की 25 तारीख को आपसे 20 रुपए के भाव पर 100 किलो आलू खरीदने का हक चाहिए। सिर्फ हक, सौदा पक्का नहीं? हाँ, सिर्फ हक। अब अगर 25 तारीख को आलू का भाव 25 रुपए हो जाता है तो आप अपने हक का इस्तेमाल करेंगे और 20 रुपए में खरीद लेंगे। लेकिन अगर भाव 15 रुपए हो जाता है तो आप अपना हक छोड़ देंगे और बाजार से सस्ता खरीद लेंगे। और वो 200 रुपए का क्या होगा? आपके सिर्फ वो 200 रुपए डूबेंगे जो आपने हक खरीदने के लिए दिए थे। ये हो गया ऑप्शंस। आपके पास अधिकार है, मजबूरी या दायित्व नहीं। वाह, ये अब तक का सबसे सरल स्पष्टीकरण था। शुक्रिया। चलिए, निवेश की दुनिया में ही रहते हैं राइट। और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs की बात करते हैं। जी। बजट में इस पर भी पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर कुछ साफ किया गया है। हाँ, और ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। पहले ये माना जाता था कि SGBs पर मैच्योरिटी तक कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ये टैक्स छूट सिर्फ उन निवेशकों के लिए है जो इससे सीधे RBI से खरीदते हैं। अच्छा, तो जो लोग इसे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं उनके लिए? जो लोग इसे स्टॉक एक्सचेंज जैसे सेकेंडरी मार्केट से खरीदते और बेचते हैं उन्हें ये छूट नहीं मिलेगी, भले ही वो इसे 8 साल की मैच्योरिटी तक रखें। अच्छा, तो SGBs में भी टैक्स का एक पेंच है। मुझे तो लगता था कि ये पूरी तरह टैक्स फ्री है। नहीं, अब नहीं। तो इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि लोग इसमें एक निवेशक के तौर पर आए, ट्रेडर के तौर पर नहीं। बिल्कुल सही। सरकार इसे भौतिक सोने का एक विकल्प बनाना चाहती है, ना कि रोज रोज की खरीद बिक्री का जरिया। आपको याद दिला दूं, SGBs भारत सरकार की ओर से RBI जारी करता है। इसमें न्यूनतम निवेश 1 ग्राम सोने के बराबर होता है और एक व्यक्ति 1 साल में अधिकतम 4 किलो सोने के बराबर निवेश कर सकता है। ठीक है, तो एक तरफ सरकार टैक्स के जरिए पैसे जमा कर रही है और बाजार को नियंत्रित कर रही है, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। जी। यहीं पर सामाजिक योजनाएं सामने आती हैं और इसमें महिलाओं के लिए एक खास पहल है शी मार्ट्स। ये क्या है? शी मार्ट्स मतलब शी मार्ट्स, ये समुदाय के स्वामित्व वाले रिटेल स्टोर होंगे। ओके। ये खास तौर पर स्वयं सहायता समूहों SHGs द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचेंगे। ये लखपति दीदी कार्यक्रम से जुड़ा है क्या? बिल्कुल, ये लखपति दीदी कार्यक्रम की जबरदस्त सफलता के बाद अगला कदम है। इसका मकसद इन महिला उद्यमियों को एक स्थायी बाजार देना, उनके प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग में मदद करना और उन्हें एक नियमित आमदनी का स्रोत मुहैया कराना है। और ये लखपति दीदी कार्यक्रम क्या था संक्षेप में? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसका लक्ष्य SHG से जुड़ी महिलाओं को इस तरह के कौशल सिखाना है कि वे हर साल कम से कम 1 लाख रुपए कमा सकें। अच्छा। और इसमें सिर्फ पारंपरिक काम नहीं, बल्कि प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाना और ड्रोन उड़ाने और मरम्मत करने जैसे आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण भी शामिल है। वाह। शी मार्ट्स इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा है ताकि जो उत्पाद बन रहे हैं उन्हें बिकने के लिए एक व्यवस्थित जगह मिले। यानी पहले उत्पादन क्षमता बढ़ाई और अब बाजार मुहैया करा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह दिव्यांगजनों के लिए भी 2 नई योजनाओं की घोषणा हुई है, दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना। ये दोनों एक जैसी लगती है, लेकिन इनके फोकस में क्या बुनियादी फर्क है? एक कौशल पर है और दूसरी सहारे पर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दिव्यांगजन कौशल योजना का पूरा फोकस ट्रेनिंग पर है ताकि दिव्यांगजनों को गरिमामय आजीविका के अवसर मिल सके। ओके। इसके लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं और इसमें IT, गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। और दिव्यांग सहारा योजना? दिव्यांग सहारा योजना का फोकस सहायक उपकरणों यानी असिस्टिव डिवाइसेस पर है। इसके 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल एलिम्को जैसी संस्थाओं की मदद करने में होगा ताकि वो हाई क्वालिटी व्हील चेयर, सुनने की मशीनें आदि बना सकें। अच्छा। और PM दिव्याशा केंद्रों को और मजबूत किया जा सके। तो एक योजना इंसान को हुनर दे रही है और दूसरी उससे उस हुनर को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी उपकरण। बहुत बढ़िया। अगर हम सामाजिक क्षेत्र से हटकर भारत के पारंपरिक क्षेत्रों जैसे हथकरघा और हस्तशिल्प की ओर देखें तो उनके लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की बात हो रही है। ये इन कारीगरों की मदद कैसे करेगी? MGGSI का मूल विचार इन पारंपरिक क्षेत्रों को आज के वैश्विक बाजार से जोड़ना है।
हमारे बुनकरों कारीगरों के पास हुनर तो है, लेकिन अक्सर उन्हें सही बाजार, सही कीमत और ब्रांडिंग नहीं मिल पाती। सही बात है। ये पहल इसी कमी को पूरा करेगी। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी के लाभार्थियों को भी लक्षित करेगी और उन्हें बेहतर मार्केट लिंकेज, डिजाइन में मदद और वैश्विक मंचों तक पहुंच प्रदान करेगी। तो ये सीधे तौर पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत से जोड़ता है। बिल्कुल। तकनीक की बात चलिए तो कृषि क्षेत्र में भी एक नई पहल हुई है, भारत विस्तार। हाँ। एआई का नाम तो हम हर जगह सुन रहे हैं। हाँ। लेकिन खेतीबाड़ी में इसका क्या काम? ये भारत विस्तार किसानों की मदद असल में कैसे करेगा? भारत विस्तार मतलब भारत VSTAR एक बहुभाषी AI टूल है। इसका पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। बाप रे, काफी बड़ा नाम है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल कृषि विशेषज्ञ है। अच्छा। ये सरकार के एग्री स्टैक पोर्टल्स, जहां किसानों और उनकी जमीन का डेटा है, और ICAR के विशाल ज्ञान भंडार, जहां खेती के सर्वोत्तम तरीकों की जानकारी है, इन दोनों को एक AI सिस्टम से जोड़ देगा। तो किसान इसका इस्तेमाल कैसे करेगा? अब कोई किसान अपनी भाषा में पूछ सकता है कि मेरी मिट्टी और इस मौसम के हिसाब से कौन सी फसल सबसे अच्छी रहेगी, और AI उसे सटीक वैज्ञानिक सलाह देगा। इससे उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों का जोखिम कम होगा। ये तो सच में क्रांति ला सकता है। अब कृषि से स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर चलते हैं। एक बहुत बड़ी पहल बायो फार्मा शक्ति की घोषणा हुई है। जी, 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो क्या इसका असली मकसद सिर्फ दवाइयां बनाना है, या भारत को चीन के मुकाबले एक बड़ा बायो फार्मास्यूटिकल हब बनाना है? इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। भारत को सिर्फ दुनिया की फार्मेसी नहीं, बल्कि बायो फार्मास्यूटिकल्स का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इस मिशन के तहत 3 नए निपर यानी फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान के राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाएंगे। 7 पुराने संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। और क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में भी कुछ है? हाँ, देश में 1000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क तैयार होगा। इसमें बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर पर खास जोर है। ये क्या होते हैं? बायोलॉजिक्स जीवित कोशिकाओं या जीवों से बनाई जाने वाली बहुत जटिल दवाएं होती हैं, जैसे वैक्सीन या इंसुलिन। ये सामान्य केमिकल दवाओं से बहुत अलग और महंगी होती हैं। ओके। और बायोसिमिलर? बायोसिमिलर इन्हीं महंगी बायोलॉजिक दवाओं के लगभग समान, सस्ते और उतने ही असरदार संस्करण होते हैं। अच्छा। बायोफार्मा शक्ति मिशन का एक बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत इन जटिल दवाओं को बनाने में आत्मनिर्भर बने, जिससे कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज सस्ता हो सके। अब आते हैं पर्यावरण पर। सरकार ने एक और दिलचस्प चीज के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। ये है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS टेक्नोलॉजी। ये सुनने में तो बहुत हाईटेक लगता है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर काफी नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सोलर और विंड एनर्जी निश्चित रूप से भविष्य हैं, लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इनसे नहीं चलाया जा सकता। जैसे कि? इन्हें हार्ड टू डीकार्बनाइज सेक्टर कहते हैं, जैसे स्टील, सीमेंट और खाद बनाने वाले प्लांट। इनमें उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा ही कार्बन उत्सर्जन है। अच्छा। CCUS तकनीक इन्हीं स्रोतों से निकलने वाले धुएं में से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर अलग कर लेती है। और फिर उस CO2 का क्या होता है? फिर इस CO2 को या तो जमीन के नीचे सुरक्षित रूप से स्टोर कर दिया जाता है, या फिर उसे किसी और काम में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे सोडा ड्रिंक्स बनाने में। तो ये एक तरह से विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। ये एक व्यावहारिक समाधान है जो कहता है कि जब तक हम इन उद्योगों को पूरी तरह से ग्रीन नहीं बना पाते, तब तक कम से कम उनके उत्सर्जन को हवा में जाने से रोकें। दिलचस्प। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसकी बहुत ज्यादा लागत और प्रभावशीलता पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमारे तर्कश में एक जरूरी तीर है। तो हमने भविष्य की तकनीक और आर्थिक नीतियों की बात की, लेकिन किसी भी देश की पहचान सिर्फ इनसे नहीं बनती। ये उसकी विरासत और संस्कृति से भी बनती है। सही बात है। इसी सिलसिले में पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे को एक नया नाम दिया गया है, जो हमें इतिहास के एक महान संत गुरु रविदास जी की याद दिलाता है। जी। उनके जीवन और दर्शन के बारे में कुछ बताइए। गुरु रविदास जी 14वीं-15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक चमकते सितारे थे। उनका जन्म वाराणसी के पास हुआ था। वे संत कबीर के समकालीन थे और महान कवि संत रामानंद के शिष्य माने जाते हैं।
उनका प्रभाव इतना गहरा था कि उनके 41 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। उनकी शिक्षाओं का मूल क्या था? उनकी शिक्षाओं का केंद्र बिंदु था जाति व्यवस्था का खंडन और हर इंसान की बराबरी। उन्होंने बेगमपुरा यानी बिना गम का शहर की कल्पना की थी। ये क्या था? ये एक ऐसे आदर्श समाज का सपना था जहां कोई भेदभाव, दुख या डर ना हो। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण यानी निराकार रूप की भक्ति पर जोर दिया। और मीराबाई से भी उनका कोई संबंध था? जी, उनका प्रभाव इतना व्यापक था कि मीराबाई भी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थीं। आज उनकी शिक्षाएं रविदासिया धर्म का आधार हैं। यानी समानता और बिना भेदभाव वाले समाज की कल्पना सदियों पुरानी है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि 2026 का बजट और उससे जुड़ी ये पहले सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, ये एक बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इन सभी पहलों में एक धागा साफ दिखाई देता है। वो क्या है? चाहे वो शीमार्ट से महिलाओं को सशक्त बनाना हो, दिव्यांग सहारा योजना से दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में लाना हो, MGSI से कारीगरों को वैश्विक बाजार देना हो, या फिर बायोफार्मा और AI जैसी भविष्य की तकनीक में निवेश करना हो, ये सभी एक समावेशी, टिकाऊ और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल। और अब जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाते हैं। जी। इन सभी योजनाओं और पहलों के बीच, चाहे वो आर्थिक हों, सामाजिक हों या तकनीकी, वो कौन सा एक सूत्र है जो इन्हें आपस में जोड़ता है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को सबसे प्रभावी ढंग से दर्शाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही इसके दूसरे भाग के साथ वापस आएंगे।